नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजट रेखा की। सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, है ना? पर असल में ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों को समझने का एक जबरदस्त टूल है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। कभी ऐसा हुआ है जेब में पैसे तो लिमिटेड हैं पर ख्वाहिशों की लिस्ट वो तो खत्म ही नहीं होती है ना। मॉल में हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ये कहानी तो हम सबकी है। तो फिर इतने सारे ऑप्शंस में से हम चुनते कैसे हैं? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसे और भी आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। एक एक करके सब समझेंगे और अंत तक आप भी इस कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको एक खेल की तरह सोचते हैं। मान लीजिए बाजार है आपका खेलने का मैदान और आपका बजट वो है इस खेल के नियम। सिंपल। ओके, तो कल्पना कीजिए कि आपकी जेब में है 100 रुपए और आपको सिर्फ 2 चीजें खरीदनी हैं। आलू जो 10 रुपए किलो है और प्याज 20 रुपए किलो। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। आप क्या क्या और कितना कितना खरीदेंगे? तो ये जो 100 रुपए है ना, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को कहते हैं कंज्यूमर बजट या उपभोक्ता बजट। सीधा सा मतलब वो पैसा जो खर्च करने के लिए अपने पास है। इस खेल में हमारा बजट है पूरे 100 रुपए। अच्छा, अब आता है बजट सेट। इसमें वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं जो 100 रुपए के अंदर अंदर खरीदे जा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो थोड़ा आलू थोड़ा प्याज ले लें, या फिर ढेर सारा आलू और बस थोड़ा सा प्याज। जब तक कुल खर्च 100 रुपए या उससे कम है, वो सब बजट सेट का हिस्सा है। और अब एंट्री होती है हमारे आज के स्टार की, बजट रेखा की। ये वो जादुई लाइन है जो उन सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जहां आपके पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। एक भी पैसा कम नहीं, एक भी पैसा ज्यादा नहीं। ये आपके बजट की एकदम बाउंड्री लाइन है। तो अब जब हम बेसिक नियम समझ गए हैं, तो चलिए इस खेल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब पिक्चर में आएंगे एक इक्वेशन और एक ग्राफ। अब जरा इस टेबल को देखिए। यहां हमने आलू प्याज की जगह नोटबुक और पेन का उदाहरण लिया है। बजट वही है, 100 रुपए। नोटबुक 20 की, पेन 10 का। तो या तो सिर्फ 5 नोटबुक खरीदी जा सकती हैं, या फिर सिर्फ 10 पेन, या फिर बीच के कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे 4 नोटबुक और 2 पेन। मजे की बात यह है कि हर कॉम्बिनेशन में आपका खर्चा ठीक 100 रुपए ही हो रहा है। हाँ, मुझे पता है ये इक्वेशन देखकर शायद थोड़ा डर लगे, पर घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। px का मतलब है पहली चीज की कीमत, qx मतलब उसकी मात्रा, py और qy दूसरी चीज के लिए, और m मतलब मनी यानी आपका टोटल बजट। बस। और देखिए, जैसे ही हम अपने नोटबुक और पेन वाले नंबर इसमें डालते हैं, ये एकदम क्लियर हो जाता है। 20 रुपए के नोटबुक की संख्या प्लस 10 रुपए के पेन की संख्या बराबर है 100 रुपए। हो गया ना आसान? तो इस बजट रेखा की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये एक सीधी लाइन होती है क्योंकि हमने माना है कि कीमतें फिक्स हैं। दूसरी, ये हमेशा नीचे की तरफ झुकी होती है। अब सवाल है क्यों? अरे भाई, क्योंकि बजट लिमिटेड है। अगर एक चीज ज्यादा खरीदनी है तो दूसरी तो कम करनी ही पड़ेगी। यही तो लाइफ का और इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सच है। चलिए, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब खेल में लाते हैं एक ट्विस्ट। क्या होगा अगर आपका बजट ही बदल जाए? मतलब आपके बटुए का साइज बड़ा या छोटा हो जाए? तो पहला सवाल, क्या होता है जब इनकम बढ़ जाती है? मान लीजिए लॉटरी लग गई या सैलरी बढ़ गई और आपका बजट 100 से बढ़कर 120 रुपए हो गया। अब क्या? सीधी सी बात है, अब आप दोनों ही चीजें पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं, है ना? ग्राफ पर इसका असर यह होता है कि पूरी की पूरी बजट रेखा बाहर की तरफ खिसक जाती है, या कह लें कि शिफ्ट हो जाती है। मतलब अब खरीदारी की संभावनाएं और भी ज्यादा खुल गई हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जब इनकम बदलती है तो पूरी लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है। मतलब उसका ढलान या स्लोप नहीं बदलता, क्योंकि चीज़ों की कीमतें तो वही हैं। और हाँ, अगर इनकम कम हो जाए तो यही लाइन अंदर की तरफ खिसक जाएगी। ओके, तो इनकम का खेल तो समझ आ गया। अब देखते हैं दूसरा ट्विस्ट। क्या होगा अगर आपकी इनकम तो 100 रुपए ही रहे, लेकिन किसी एक चीज का दाम बदल जाए? ये वाला केस और भी मजेदार है। तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर सिर्फ एक चीज की कीमत बदले? मान लेते हैं कि पेन तो 10 रुपए का ही है, पर नोटबुक की कीमत 20 से घटकर 10 रुपए हो गई। इनकम अभी भी 100 रुपए ही है। इस बार पूरी लाइन शिफ्ट नहीं होगी। जरा सोचिए, पेन की कीमत तो बदली नहीं, तो आज भी ज्यादा से ज्यादा 10 पेन ही खरीदे जा सकते हैं। तो उस तरफ से लाइन अपनी जगह पर ही रहेगी। लेकिन नोटबुक सब सस्ती हो गई हैं, तो अब 20 रुपए वाली 5 की जगह 10 रुपए वाली 10 नोटबुक खरीदी जा सकती हैं।
तो लाइन नोटबुक वाली साइड से बाहर की तरफ घूम जाएगी। इसे कहते हैं रोटेशन या पिवट। तो अब दोनों में फर्क एकदम साफ है। इनकम में बदलाव होता है तो पूरी की पूरी लाइन खिसकती है, जिसे हम शिफ्ट कहते हैं। और जब किसी एक चीज की कीमत बदलती है तो लाइन एक जगह से पकड़कर घूम जाती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। शिफ्ट में स्लोप नहीं बदलता, रोटेशन में बदल जाता है। ठीक है, तो हमने ये सब ग्राफ, लाइन शिफ्ट, रोटेशन, ये सब क्यों समझा? आखिर इस सीधी सी दिखने वाली लाइन में इतना क्या खास है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? देखिए, ये बजट लाइन सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारी आर्थिक सीमाएं क्या हैं, हमारे बजट की क्या मजबूरी है। ये असल दुनिया में हम कैसे समझौते करते हैं उसे दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, जब इस लाइन को हम अपनी पसंद नापसंद के साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा। जैसा कि फर्ग्यूसन ने कहा है, कीमत रेखा उन वस्तुओं के संयोगों को दिखाती है जिन्हें खरीदा जा सकता है यदि पूरी मौद्रिक आय खर्च कर दी जाए। मतलब सीधी सी बात, ये हमारी खरीदारी की शक्ति की आखिरी हद है। तो बजट रेखा हमें ये तो बता देती है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है, क्या क्या खरीदना मुमकिन है, लेकिन उन मुमकिन ऑप्शंस में से हम चुनते क्या हैं और क्यों, इसका जवाब बजट रेखा नहीं देती। और यही सवाल हमें इकोनॉमिक्स के एक और भी रोमांचक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना।